प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सतीश कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई, चैनल की शुरुआत हुई, एक वीडियो बनाया गया जिसके माध्यम से हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग क्या कुछ अलग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत है। जैसे उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन वगैरह भी दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उसमें हमने पूछा था कि किस एग्ज़ाम को केंद्र में रख करके आपकी तैयारी को हमें करवाना चाहिए, जिसमें से आपने बहुत सारी सबकी प्रतिक्रियाएं आई अलग अलग। हालांकि प्रतिक्रिया तो बड़ी कम आई, लेकिन जो भी आई उसमें अलग अलग एग्ज़ाम्स की, कोई यूपीएसआई पढ़ना चाहता है, कि अलग अलग एग्ज़ाम्स सब पढ़ना चाहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ पढ़ाया जाए जिसमें सारे एग्ज़ाम को कवर किया जा सके। क्योंकि देखिएगा, सिर्फ हमारा एक भ्रम होता है, हर विद्यार्थी का एक भ्रम होता है कि हम चाहते हैं कि पार्टिकुलर हाँ ये एग्जाम है, इसी के लिए हमें पढ़ना है। जबकि वो चैप्टर्स अगर और एग्जामों में दिए हुए हैं तो उन्हीं चैप्टर से हम और एग्जाम भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि अब चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं जाएंगे। अगर हम दिशा पढ़ रहे हैं तो ऊपर अगर उत्तर उसमें बताया जा रहा है, तो क्या पुलिस के एग्जाम में उसको दक्षिण कह दिया जा सकता है? ऐसा नहीं होगा। तो बेसिक सी बात है कि जब हम कोई चीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसको एकदम देखिए जड़ से लेकर के एकदम ऊपरी शिखर तक हम पढ़ेंगे, ताकि उसमें कोई चीजें छूटे ना, जिसको हम कह सकते हैं कि शून्य से शिखर तक। जैसे कि वीडियो पे लिखा ही आपको मिलेगा कि एकदम शून्य से एकदम बेसिक से शुरुआत की जा रही है। और दूसरी चीज इसमें आपको देखिए अलग अलग चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। देखिए शुरुआत करते हैं, क्या है रीजनिंग। पहले इसको समझेंगे हम कि रीजनिंग है क्या। देखिए जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं कि रीजनिंग, इसका अर्थ ही होता है कि तर्क शक्ति। अब इसी रीजनिंग को कहीं कह दिया जाता है मेंटल एबिलिटी, अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसका अर्थ हमने कहा कि रीजनिंग है, ये क्या है? यह एक सब्जेक्ट, क्या है? यह एक सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है। तो रीजनिंग क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति। अब इसको समझते हैं, ये तर्क शक्ति होती क्या? ध्यान से समझिएगा। अब आपने अलग अलग रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। उसमें पहला चैप्टर आपको जिसमें पढ़ाया जाता है अक्सर, तो उसमें एक चीज आपको मिलती होगी कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपको बताया जाता है कि यदि ए को बी लिखा जाता है और बी को सी लिखा जाता है तो डी को क्या लिखा जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। या आप देखिएगा, अब यहाँ कह रहा है कि ए को अगर बी लिखा जाता है, बी को सी लिखा जाता है और डी को तब क्या लिखा जाएगा। तो आप सिंपल समझते हैं कि ए के बाद बी होता है और बी के बाद सी होता है, डी के बाद ई आएगा तो यहाँ ई लिखा जाएगा। ठीक, तो यही तर्क शक्ति होती है कि ई आप क्यों लिख रहे हैं, यहाँ इसको बी क्यों ही लिखा जा रहा है, किस कोड में लिखा जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, वही क्या होती है? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फिर से समझते हैं कि यदि मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति है और ये ऐसे चल के जा रहा है किसी रास्ते से, ठीक, ये आपका रोड है, ये ऐसे यहाँ से चलते हुए ऐसे आया, यहाँ से चलते हुए जा रहा है और यहाँ इसका एक्सीडेंट हो जाता है, या ये किसी को मान लीजिए बाइक लेके आया, किसी को लड़ा दिया, कोई घटना हुई। जब कोई घटना हुई कहीं पे तो उसके बाद का एक होता है, उसके बाद की स्थिति क्या कहलाती है? अब निर्णय उसका करते हैं, कार्यवाही होती है, जो भी होती है। तो ये जो निर्णय लिया जाता है वह किस बेस पे लिया जाता है, वही जो आप बताते हैं उसी को बोला जाता है तर्क। क्या बोलते हैं? तर्क। कि हमने यह निर्णय लिया कि किसी व्यक्ति को क्यों सजा हुई, वह जो बात होती है, वह जो प्रमाण होता है, वह जो हम अपनी बात को व्यक्त करते हैं कि इसी कारणवश ऐसी सजा की गई इसको, तो वही क्या कहलाती है? तर्क शक्ति। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तब भी अभी आगे समझ में आ जाएगी ऐसी चीजें। ध्यान से सुनिएगा, अभी है क्या इसमें। हालांकि इसमें तो कुछ पूछेगा नहीं, बस हम इतना जानते हैं कि रीजनिंग का अर्थ ही होता है तर्क शक्ति। ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, तर्क शक्ति। तर्क के माध्यम से हम तर्क करने की जो हमारी शक्ति होती है, जो हमारी ऊर्जा होती है, उसी को तर्क शक्ति सिंपल ही कहा जाता है।
अब देखिए समझिएगा, अब रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग हमने कहा एक सब्जेक्ट है, तो इसको बांटा जाता है दो भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भाग। एक आता है आपका वर्बल रीजनिंग, एक आता है आपका वर्बल रीजनिंग, एक आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। तो हमने कहा कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट है, उसका अर्थ होता है तर्क शक्ति। उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा आपका क्या होता है? नॉन वर्बल रीजनिंग। अब हमने कहा कि वर्बल क्या है और नॉन वर्बल क्या है, समझते हैं। रीजनिंग का अर्थ आप जानते हैं, तो वर्बल का अर्थ होता है भाषिक। क्या होता है? भाषिक। और नॉन वर्बल का अर्थ होता है अभाषिक। आ रही बात समझ? हमने कहा कि रीजनिंग को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। एक होता है आपका वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। जो वर्बल रीजनिंग होती है उसको हिंदी में बोला जाता है भाषिक, और जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अभाषिक बोला जाता है। आ रही बात समझ? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये भाषिक और अभाषिक क्या होता है इसको हम समझते हैं। ये देखिए इंग्लिश में इसको बोला जाता है वर्बल। तो हमने कहा, अब आप देखते होंगे कि हाँ वर्बली समझाइए, इस तरह से समझाइए, ऐसे लोग बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषिक यानी कि भाषा के माध्यम से जो बोला जा सके उस तरह की जो रीजनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्बल रीजनिंग। यानी कि जिससे हम भाषा में अपनी व्यक्त कर सकें, वो रीजनिंग किसके अंतर्गत आएगी? वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल यहाँ लिखा ही है कि अभाषिक, जिसको हम भाषा के द्वारा अभाषिक यानी कि भाषा के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो जब हम भाषा के द्वारा इसको व्यक्त ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन वर्बल, यानी कि वर्बली इसको बताया नहीं जा सकता। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हमने कहा भाषा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, इसको हमने कहा भाषा के द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता है। अब इसमें आता क्या है? इसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे हम कहते हैं कि जैसे आपको बहुत सारे चैप्टर मिलते हैं। जैसे आप पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग, तो उसमें लिखा रहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए को बी कहा जाता है, बी को सी कहा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे बनता है। तो उसको हम बोल करके, जैसे किताब की जो चीजें होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे उसको हम पढ़ करके बता सकते हैं। लेकिन अब नॉन वर्बल में क्या होता है कि इसमें आती हैं आपकी आकृतियां। क्या आती हैं? आकृतियां। तो आकृतियों को हम बोल करके नहीं ना बता सकते हैं। हाँ, कुछ आकृतियों को हम बता सकते हैं कि कोई त्रिभुज है, कोई घनाभ है, कोई घन है, इन चीजों को हम बता सकते हैं। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी होती है, जैसे आप दर्पण और प्रतिबिंब को देखते हैं। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर है, उसकी आकृति, उसका राइट हैंड यहाँ है, तो हम जब तक आकृति को देखेंगे नहीं तब तक थोड़ी बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति था, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। तो जिनमें सिंपली समझिएगा कि रीजनिंग को दो भागों में हमने बांटा, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल को हिंदी में बोला हमने भाषिक, यानी कि भाषा के द्वारा हमने इसको व्यक्त कर लिया, और नॉन वर्बल रीजनिंग को हमने बोला अभाषिक, इसको हमने भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। और इसमें क्या आएंगी? हमें आकृतियां मिलेंगी बेसिक रूप से, और इसमें हमें क्या मिलेंगी? बहुत सारी चीजें मिलेंगी ऐसी जिनको हम भाषा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये चीजें तो हमने बता दी किताबी भाषा में जो सारी चीजें रहती हैं। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। हम कहते हैं कि इसको दो पार्ट में किताबों में डिवाइड किए हुए मिलता है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको और भी डिफाइन करके और अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? आगे समझिए। अगर वो चीज आप समझ लिए तो बहुत आसानी से, रीजनिंग बहुत टफ नहीं है, यकीन मानिए। एक बार आपने पढ़ लिया, बहुत आराम से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए। अब हम कहते हैं कि इसको जब हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, समझिए, ये था आपका नॉन वर्बल रीजनिंग थी, ये वर्बल रीजनिंग। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, है चीज समझिए। अब इसी का तो हमें मिलता है कि रीजनिंग, जब हमने कहा कि ये हमारी रीजनिंग, जिसका अर्थ होता है तर्क शक्ति, एक सब्जेक्ट है, जैसा कि आप सब जानेंगे।
अब हमें क्या करना है इसमें, हमने जैसे आपको बताया है कि एक था वर्बल, एक था नॉन वर्बल। एक वर्बल मीनिंग थी, एक हमारी नॉन वर्बल मीनिंग थी। अब देखिए इसमें तो आपको आकृतियां मिलती हैं और इसमें जो भाषा के माध्यम से व्यक्त की जाती है वैसे क्वेश्चन मिलते हैं। अब हम कहते हैं कि वर्बल को भी दो पार्ट में कहीं आपको डिवाइड किया वो मिलेगा नहीं, लेकिन हम डिवाइड कर रहे हैं अपना पर्सनली, समझिए। वर्बल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि भाषिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन मिलते हैं। एक आपको मिलता है बुक्स वाला। अब कहेंगे आप बुक्स वाला मतलब क्या? यानी कि किताब, यानी कि जो किताब में दिया रहता है क्वेश्चन उस तरह से मिलते हैं, ठीक, किताबी क्वेश्चंस होते हैं इसमें। दूसरा एक आपका मिलता है जो आपका दैनिक दिनचर्या से, डेली लाइफ से दैनिक दिनचर्या से, ये आपका दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ होता है। कैसे? समझिए, डेली लाइफ से, डेली लाइफ यूज में आता है। अब देखिए इसमें कैसे आप पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप अभी हमने बताया आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दैनिक दिनचर्या मतलब है क्या मैटर है, आगे बढ़ते हैं समझते हैं। इसमें देखिए आप जैसे आपने पढ़ा एक चैप्टर आता है जिसका नाम है डायरेक्शन। क्या चैप्टर का नाम है? डायरेक्शन। इसको हिंदी में बोला जाता है दिशा। बात समझ में आई? वर्बल को दो पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, एक हमारी किताब वाली जो चैप्टर्स होते हैं, एक होता है डेली लाइफ वाला। अब देखिए दो चीजें होती है जो हमें डेली लाइफ में जिन चीजों को हम यूज करते हैं वो तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे हमने कहा डायरेक्शन जब हम पढ़ेंगे, दिशा जब हम पढ़ेंगे तो दिशा पढ़ने में बड़ी आसान लगेगी। क्यों? क्योंकि हम डेली लाइफ यूज करें, रोज हम जानते हैं कि हाँ राइट चलना है, लेफ्ट चलना है, कैसे राइट होता है, लेफ्ट होता है, फिर उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है। इस तरह से हम डायरेक्शन का यूज तो डेली लाइफ में करते हैं। आप कहीं भी यहाँ पे आने के लिए ही आपको कितनी बार दाएं बाएं होना पड़ता है, दिन भर आप दाएं बाएं ऐसा करते ही रहते हैं। तो डायरेक्शन हमने कहा तो किस वे में आ जाएगा, ये आपका दैनिक दिनचर्या का पार्ट हुआ कि नहीं, डेली आप इसका यूज करते हैं। एक तो डायरेक्शन हो गया। दूसरी चीज इसी में आपकी आ जाती है, एक होता है आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि आप कह सकते हैं इसको रक्त संबंध। आपका जो रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशन है, वो भी तो इसी के अंतर्गत आएगा। आप ब्लड रिलेशन रोज मामा, काकी, पापा, चाचा, नाना, सब दिन भर इन सारी चीजों का यूज आप करते ही रहते हैं, सबका नाम लेते ही रहते हैं, पापा, मम्मी, बेबी, सब करते ही रहते हैं। तो हमने कहा कि डायरेक्शन का भी हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, आप ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का भी हम रोज यूज करते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर आपको हम पढ़ाएं तो जल्दी से नहीं समझ में आएगा, आपको ऐसा लगता भी होगा कि हाँ ये सारी चीजें हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आसान है भाई, जो डेली लाइफ में यूज होता है। अभी हम कहेंगे दाएं बाएं तो आपको खुद ही समझ में, हाँ दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, आप उसमें कर सकते हैं। अब कोडिंग रिकॉर्डिंग में हम आप कहेंगे तो आप कोडिंग रिकॉर्डिंग माइंड में आपको बनानी से पड़ेगी उसकी इमेज। लेकिन ये क्या है, आप देख सकते हैं कि हमारा राइट वाला हैंड है, हमारा लेफ्ट वाला हैंड है। अब ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे आप तुरंत जान जाएंगे कि हाँ ये मेरे पापा है, मेरे चाचा है, ये है फलानी है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते तो ब्लड रिलेशन हो गया। तीसरी चीज आपकी आ सकती है, आप एक चैप्टर हम ले लेते हैं जैसे घड़ी, इसको बोला जाता है वो इंग्लिश में क्लॉक, है ना। तो जो क्लॉक चैप्टर होता है, घड़ी चैप्टर होता है, इसका यूज तो एकदम हर टाइम पे, जैसे इस टाइम पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, समय चल रहा है आपका, ये भी तो एक क्लॉक के अंतर्गत ही है। तो उसका भी आप यूज करते हैं, हाँ इतना बज गया सर, ये अब छुट्टी कर दीजिए। बहुत लोग कहते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते थे तो सब ऐसे कहते भी थे कि सर इतना टाइम हो गया, तो सामने वाला बताना चाहता है कि हाँ बहुत पढ़ा हुआ, तो वही चीजें होती है। तो घड़ी का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं कि नहीं करते हैं, तो एक किस पार्ट में आ सकता है, दैनिक दिनचर्या वाले पार्ट में। तो ये भी हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तीसरी चीज ये भी आ जाएगा। एक और चीज हम आपको पढ़ाएं, ये पढ़ाया जाता है आपको कैलेंडर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पंचांग। अक्सर लोग कैलेंडर ही बोलते हैं। जब कैलेंडर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि दिन क्यों इतना ही होते
होते हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों मिनट इतने सेकंड का ही होता है, एक एक चीज डिफाइन करके अच्छे से पढ़ाएंगे। तो कैलेंडर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है हमारा। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, तो हमें देखिएगा, ध्यान से सुनिए। हमने कहा कि रीजनिंग को जब हमने दो पार्टों में बांटा, वर्बल और रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल में तो आकृतियां और बात में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो वर्बल रीजनिंग जो बोल के उसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा ये किताब वाली रीजनिंग आपको मिलेगी, दूसरी क्या मिलेगी, दैनिक दिनचर्या वाली रीजनिंग मिलेगी। तो जो डेली लाइफ वाली रहेगी इसको हम पहले पढ़ने वाले हैं। डेली लाइफ वाला अगर हम पहले पढ़ते हैं तो हमें आसानी भी रहेगी और हम जल्दी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, जल्दी से लगा पाएंगे, आसान रहता है चीजें। आ रही बात समझ? तो जो डेली लाइफ वाली रीजनिंग है, इस चीज को हम पहले पढ़ने वाले हैं और इन चैप्टर्स को हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे और भी चैप्टर आते हैं, जैसे कथन निष्कर्ष आता है, तो आप कार्यवाही आपको करनी रहती है, ये सारी चीजें बहुत चीजें आती हैं। निर्णय होता है, कथन पूर्वधारणा होती है, कथन वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा सबको दिक्कत होती है। इस बार पढ़ाने वाले हैं ऐसे कि आप सेकेंडों में उसका आंसर तुरंत निकालना जान जाएंगे कि है क्या मैटर। तो हमने बताया कि इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए, अब आपको हम एक चीज बता दें कि अब रीजनिंग में हम जो पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, क्या होगा, ये सब चीजें आपको हम बता रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे थंबनेल में आपके लिखा हुआ है कि 30 दिनों में करें रीजनिंग की पूरी तैयारी। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। अब जब हम कहते हैं कि हमारे पास है 30 डेज, ठीक, 30 दिनों हमारे पास है, हम क्या करेंगे, अब एक एक चैप्टर कंटिन्यू हम उठाएंगे। जब आपको पढ़ाया कैसे जाएगा, स्ट्रेटजी बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि पहले आपको वर्बल पढ़ाया जाएगा, ठीक, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें पहले हम डेली लाइफ वाली रीजनिंग पढ़ेंगे, तो 4 चैप्टर जो भी है उसको पहले लगातार एक तरह से पढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, क्यों हम उसको ही पढ़ाएंगे, उसका भी लॉजिक होता है, उसको अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो अब देखिए 30 डेज का हमारा प्लान क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें क्या होगा कि हर चैप्टर के आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। कितनी क्लासेस मिलेंगी? 3 क्लासेस। हर चैप्टर की आपको 3 क्लासेस मिलेंगी, 3 क्लासेस हर चैप्टर की मिलेंगी। और देखिएगा, पहले वाले में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, यानी कि हम समझेंगे कि ये चैप्टर कौन सा, कोई भी चैप्टर जब हम उठाएंगे तो है क्या, उसके बारे में हम समझेंगे। दूसरी क्लास जो आपको मिलेगी वो क्लास मिलेगी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं, इसको क्वेश्चन आंसर कह सकते हैं हम, हाँ क्वेश्चन आंसर ज्यादा बेहतर है। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले बारे में, दूसरे बारे में क्वेश्चन आप लगाएंगे, फिर उसके बाद जब तीसरी बारी आपकी आएगी तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सारी बात समझ? तो हमने कहा कि हर चैप्टर को आपको 3 भागों में, और ये ज्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं रहेंगी, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की वीडियो रहेगी। आपको एकदम निचोड़ दिया जाएगा, एक उसका कोई चैप्टर है उसका एकदम निचोड़ करके आपको जो मेन होता है वही चीजें आपको दी जाएंगी, जो आपको एक्चुअल में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होती है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, लेकिन आपको वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपको सिलेक्शन मिला है। क्योंकि देखिए, ज्ञानी बनने का समय बहुत ज्यादा रहता है। सिलेक्शन चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। समझिए, तो हमने कहा कि कॉन्सेप्ट हम 30 मिनट की क्लास रहेगी, 30 मिनट पहले दिन की हो जाएगी, मान लीजिए किसी भी चैप्टर को जब हम शुरुआत करेंगे। दूसरे दिन हम दूसरी क्लास जब लेंगे आपको क्वेश्चन हर टाइप के लगवा देंगे। फिर उसके बाद तीसरे दिन आपको दिखाएंगे कि आप कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर लगा लिया। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं क्वेश्चन, उनसे आप रूबरू होइए, आप खुद ही कुछ समझ जाएंगे कि हम कितना पढ़ लिए हैं और क्या हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। हर चैप्टर की 3 क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की, एकदम निचोड़ सिर्फ दिया जाएगा। यानी कि हर चैप्टर के लिए आपको 1 घंटे 30 मिनट लगभग, यानी कि 1.5 घंटे आपको लगभग देना पड़ेगा, और उससे ज्यादा देने की आवश्यकता है। सारी बात समझ?
तो हर क्लास में आपको हर चीज की क्लास इतने टाइम की मिलेगी। ये सारी चीजें हमने समझ लिया किस तरह से है। फिर एक चीज और आपको बताना था, जब हमने कहा कि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको हमने लगाया, उसका कॉन्सेप्ट समझा, कि हमने कहा कि 3 टाइप में हमने पढ़ा था। एक तो हमने कॉन्सेप्ट उसका समझ लिया, ठीक, फिर उसके बाद हमने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए और प्लस प्रैक्टिस कर ली इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको ये पीडीएफ दिया जाएगा, एक आपको पीडीएफ दिया जाएगा जिसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आप फिर से सुनिएगा। चैप्टर आपको 3 भागों में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एक आपको पीडीएफ दी जाएगी, इसका संपूर्ण निचोड़ कि मान लीजिए एक टाइप का एक क्वेश्चन है, एक टाइप का एक क्वेश्चन है, तो हर टाइप के कम से कम पहला टाइप हो गया तो उसके 3 क्वेश्चन, फिर दूसरा टाइप हो गया उसके 3 क्वेश्चन, तीसरा टाइप हो गया उसके 3 क्वेश्चन, ऐसे करके 3 जो मुख्य क्वेश्चन रहेंगे वो आपको फिर प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको हर चैप्टर पे 1 से 1.5 घंटे देने, उससे ज्यादा देना ही नहीं। बस आप क्लास में पढ़िए और जो क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं उसको लगाइए, फिर उसके बाद में मैं एक टीम के साथ कह रहा हूँ कि आप एक चैप्टर यहाँ पे पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद जब आप बुक्स उठाएंगे, जितने भी सवाल आपको दिखेंगे, यदि हर क्वेश्चन को आप ना लगा पाए तो फिर पढ़ाना ही बेकार हो जाए, ये जान लीजिए। तो उतनी बेहतर से हर चीज को एनालिसिस करके किस एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है, सबको एकदम अच्छे से एनालिसिस करके आपको हम पढ़ाएंगे, ऐसे हवाबाजी वाला काम नहीं करना। तो अब देखिए कब पहली क्लास आपको क्या मिलेगी, देखिएगा, हो सकता है आज ही मिल जाए आपको या आपको कल से पहली क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। क्या रहेगा, क्या चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो आपको हम बताएंगे बाद में, तो पढ़ाएंगे तो पता ही चलेगा। और उस वाली क्लास को आप लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ कुछ है इसमें, क्यों। और देखिएगा, हाँ एक चीज और हम भूल रहे थे, उसमें आपको हमने लिखा ही है, थंबनेल में ही लिखा गया है, जैसा कि आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। एक तो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, प्लस आपको ट्रिक बताया जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं कि जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, पहले तो आप उस कॉन्सेप्ट समझाएंगे क्लियर, फिर उसके बाद आपको बताएंगे हम कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन उड़ाते हैं। एकदम ऑप्शन आया, आप धड़ाक से बिना पेन पेपर उठाए कैसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, पेन पेपर उठाने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, इतने बड़े तो कोई 30 मार्क का हो नहीं है, तो उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कम से कम समय में आप कैसे उस क्वेश्चन को लगाएंगे ये आपको बताया जाएगा। आ रही बात समझ, ट्रिक से एक क्वेश्चन जब आपको कितना समय लगेगा उसमें, अब आपको पहली क्लास लेंगे तभी बता देंगे, और वही क्वेश्चन जिसमें आपको 3 से 4 मिनट लगता था, वही क्वेश्चन आप 30 से 40 सेकंड में हो सकता लगा ले, मैक्सिमम 1 मिनट में लगा ले, बहुत आसान हो जाएगा। आप देखेंगे उसको, तुरंत लिखे, तुरंत आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे एकदम ये समझ लीजिए कि अलग अलग एग्जाम्स की अलग अलग सारी चीजें, सबका पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात एक और आपका डाउट है कि हाँ हमें ये इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें इस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो हमने पहले बता दिया कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम होंगे उसके लिए रीजनिंग कितना सफिशिएंट होगी, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको वर्बल वाली रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे चैप्टर तो है नहीं, मुझे लगता है कि होंगे 25 या 26 चैप्टर हैं, और नॉन वर्बल में भी आपको 15-16 चैप्टर मिल जाएंगे, दोनों चैप्टर सब कुछ मिला कर मुझे लगता है 42-44 के समथिंग है चैप्टर। ये 42 चैप्टर आपको 30 ही दिनों के अंदर खत्म करके मिल जाएंगे आपको, और ये देखिएगा 30 दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। हर चैप्टर को एक दिन में हो सकता है 3 वीडियो डालें उसके अकॉर्डिंग, और तीनों वीडियो आप देख लेंगे, 30-30 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा होगी और बेहतरीन क्लास होगी, इतना हम कह सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो इसको कमेंट करके बताइएगा, और
ये आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, ये क्या यह प्लान सही है गलत है, जो भी है आपका जो भी ओपिनियन हो उसको जरूर बताएं। बाकी सारी चीज़ें क्लास आपको आगे मिलती रहेंगी, एकदम बेहतरीन क्लास मिलती रहेगी। बाकी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय।